हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन वैकेंसीज़ के लिए मिनी मॉक टेस्ट 2 करेंगे न्याय सीरीज़ का, जिसके अंदर आपके पास जीके और मैथ से क्वेश्चंस रहेंगे। ये मिनी मॉक टेस्ट रहेगा, यानी कि कंप्लीट पेपर नहीं होगा, 50 क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके पास। जो है वो 20 क्वेश्चन जीके से रहेंगे और 10 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे। तो मिनी मॉक टेस्ट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए, सीरीज़ पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिनी मॉक टेस्ट 2 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो है वो मैथ से रहेंगे। 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ से हम यहाँ पर रखेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है वो जीके जीए से यहाँ पर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी बताने की कितनी होगी। तो बोला गया है कि जो एलसीएम है यानी कि लघुत्तम समावर्तक जो है वो उनके महत्तम समावर्तक का यानी कि एचसीएफ का कितने गुना है, 14 गुना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की रेशो निकाल लेंगे और ये कितनी आ जाएगी, 14/1 आ जाएगी। इसको हम रेशो में 14x और 15x भी यहाँ पर लिख, 1x भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको रहने देते हैं। और कहता है कि अगर इन दोनों का योग, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग कितना है, 600 है। तो यहाँ से अगर हम जोड़ें तो जोड़ के 15 बनेगा। 15 की वैल्यू हमें 600 दे रखी है। एक की वैल्यू करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आता रहेगा कितना, 15 चौके 60। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 40 हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, यदि दो में से एक संख्या हमें 280 दे रखी है, तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 14 गुना में 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 560। और अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 गुना में 40 कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 40। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन सा, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या बराबर होता है इनके एलसीएम मल्टीप्लाई बाय इनके एचसीएफ के। तो पहली संख्या हमें दे रखी है कितनी, 280। दूसरी संख्या हमें निकालनी है। एलसीएम हमने निकाल लिया कितना, 560 है, और एचसीएफ हमने निकाल लिया कितना, 40 है। कटिंग करेंगे तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40 × 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास, 80 है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को अपने अटैम्प्ट करना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसको मिनी मॉक टेस्ट लेके चलिएगा सर। आप जो भी हैं, जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं, इसको मिनी मॉक टेस्ट की तरह देखिएगा। अपने आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट कीजिएगा, फिर देखिएगा कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद एनालिसिस कीजिएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ पर ये दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है। इसको मैं पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करूँगा, एक टेस्ट की तरह मैं इसे सॉल्व करूँगा। तो ऊपर जो है वो माइनस का साइन है, नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्लस का साइन है दोनों जगह, और नंबर सारे सेम है। तो आपने सिंपल क्या करना है, 2.7 में से माइनस कर देना है 2.2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.5 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास सिंपल आंसर हो जाएगा। सिंपल शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया। ऊपर माइनस का साइन है और नीचे दो जगह प्लस का साइन है, और अगर ऊपर प्लस का साइन होता तो एक जगह यहाँ पर क्या होता, माइनस का साइन होता, और एक जगह प्लस का साइन होता। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, फिर प्लस करते हैं, और ऊपर माइनस का है तो माइनस कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है। तो एक दुकानदार जो है उसके अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है। तो अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, मैंने मान लिया कि मेरा मार्क प्राइस 100 है, तो खरीदूंगा कितने में, खरीदूंगा मैं 100 के 4/5 में हिस्से में। तो कितने में खरीदूंगा, 80 रुपये में खरीदूंगा इसे। और 100 कहता है कि उसे अंकित मूल्य के 116% अधिक पर बेच देता है। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आएगा, अंकित मूल्य के 16% अधिक, यानी कि 116% में बेच देगा। तो ये कट जाएगा तो कितने में बेचेगा, 116 में बेच देगा। तो आपको बताना है कि कितना लाभ प्रतिशत हुआ। तो 80 की चीज़ बेच रहा है 116 में, 80 की चीज़ 116 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ, 36 का। ये 36 का लाभ किस पे हुआ, ये 36 का लाभ क्रय मूल्य पे होगा। क्रय मूल्य कितना है, 80। तो 36 80 का कितना प्रतिशत है, यहाँ से हम निकाल लेंगे। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10 होता है, 4 9 में 36 हो जाएगा, और 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45%। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर हो जाएगा। यानी कि वो उसका लाभ प्रतिशत जो होगा वो 45% का होगा। और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, आप चाहे तो इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है 4/5 को 400 और 500 मान के भी कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं, तो मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया कैसे इसको करना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि ABC मासिक आय का 7 8 9 के अनुपात में है। इनकी मासिक आय जो है वो 7:8:9 में है।
तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार। इनकी जो मासिक आय है वो 7:8:9 में है। यदि सी की मासिक आय ए की तुलना में 12,000 अधिक है तो बी की वार्षिक आय आपको बतानी है। तो सी की मासिक आय ए से कितनी ज़्यादा है? आप कहोगे सर 2 ज़्यादा है, तो 2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 12,000। एक की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 6,000 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है? बी की वार्षिक आय निकालनी है। तो बी की मासिक आय कितनी है? 8। तो 8 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, कितना आ जाएगा? 48,000 आ जाएगा। ये मासिक आय आई है, हमें वार्षिक निकालनी है, यानी कि साल की निकालनी है। साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको हम 12 से गुणा भी करेंगे, तो 5,76,000 जो है इसकी वार्षिक आय आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर आ जाएगा। जल्दबाजी में 48,000 पे क्लिक नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें वार्षिक पूछी थी, तो वार्षिक कितनी है हमारे पास? 5,76,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है 3:2। तो मिल्क है और वाटर है, और मिल्क और वाटर में पानी, इनका अनुपात है 3:2। कह रहा है कि उस मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए, पानी मिलाना है आपने, ताकि दूध और पानी का अनुपात 9:11 हो जाए। दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 9:11 हो जाए। तो हम मिला क्या रहे हैं? आपको इस तरह के क्वेश्चन में ये देखना है कि हमने मिलाया क्या। हमने क्या मिलाया? पानी मिलाया। हमने दूध नहीं मिलाया, तो दूध की जो मात्रा है वो जितनी पहले थी बाद में भी उतनी ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे? इस ऊपर वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 3 से गुणा कर देंगे, ताकि हमारा दूध जो है वो बराबर हो जाए। तो मिल्क रेशो वाटर, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, 3 दूनी 6, बाद में भी 9 है मिल्क, और पानी कितना हो गया? 11। तो कितना पानी मिलाया गया? आप कहोगे सर 6 में 6 था, 6 से 11 कितना पानी मिलाया गया? 5 पानी जो है वो मिलाया गया, ठीक है ना। कितना पानी मिलाया गया? 5 पानी मिलाया गया, क्योंकि 6 था, फिर बाद में कितना हो गया? 11। अब 9 और 6 कितना होता है हमारे पास? तो पहले अगर मैं मिश्रण की बात करूँ तो 9 और 6 कितना हुआ? 9 और 6 हो गया 15। तो 15 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 45 लीटर। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। हम इस 5 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 थी, कितना हो जाएगा? 15 लीटर। यानी कि पानी कितना मिलाया गया? 15 लीटर पानी मिलाया गया। ऑप्शन नंबर सी आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको रेशो मेथड बताया, ईजी मेथड बताया, नहीं तो हमें इसे एक्स मान के करना पड़ता, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है कि एक छात्र एक परीक्षा में 205 अंक प्राप्त हुए। यदि वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो मिले उसे कितने? 205 अंक। और 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि अगर उसे 5 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितना चाहिए? 210 मार्क्स चाहिए। 205 मिले हैं, 5 से फेल हो गया, तो अगर मैं 5 अंक और दे दूं तो वो पास हो जाएगा। और पास होने का प्रतिशत कितना है? 35। तो मैं बोल सकता हूँ कि 35% की वैल्यू किसके बराबर है? 210 के। 1% की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा? 210 बटे में कितना, यहाँ पर आ जाएगा 35। और हमें क्या निकालना है? अधिकतम अंकों की गणना करनी है, यानी कि पूरे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 210 बटे में 35 मल्टीप्लाई बाय कितना? 100। 5 7 35 होता है, 7 दूनी 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा, 7 तिये 21 होता है, और ये कितना आ जाएगा? 600। यानी कि पास होने के लिए टोटल, यानी कि कितने मार्क्स का पेपर था, या फिर मैं कहूँ अधिकतम अंक कितने थे? 600 थे। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, तो बेसिक तरीके आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज 500 रुपये है। समान राशि पर समान दर पर समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको जो है चाहे तो बेसिक तरीके से कर लीजिए, नहीं तो आप, मैं इसको ट्री मेथड से करूँगा तो ज़्यादा आसान मेरे लिए यहाँ पर रहने वाला है। कैसे? हमें पता है कि अगर 10% की बात करें तो 10% होता है 1/10। तो हम क्या करेंगे? इसे 10 का स्क्वायर कर देंगे। ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? मूलधन आ गई। 2 साल की बात है तो मैंने 2 साल ऐसे कर लिए। तो 100 का 1/10 निकालेंगे तो 10 आएगा। फिर से 100 का 1/10 निकालेंगे तो 10 आएगा। इस 10 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो अगर साधारण ब्याज की बात करें तो 500 है। यहाँ पर अगर देखें तो साधारण ब्याज कितना है? 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 की वैल्यू हमारे पास 500 दे रखी है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 25 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये सारा चक्रवृद्धि ब्याज है, जिसको मैंने भी सर्कल किया है। तो 10 + 10 कितना हुआ हमारे पास? 20, और ये कितना हुआ? 21। 21 की वैल्यू हम निकाल देंगे, तो 25 गुणा में क्या करेंगे? 21 हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, बात समझ आई? तो कितना आ जाएगा? ये 525 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर हो जाएगा। तो उसी राशि पर उसी समय पर उसी समान दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा वो कितना रहेगा? 525 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। मैंने इसको ट्री मेथड से करा है, आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर
पहले आप मूलधन निकाल के भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट और आसान मेथड यहाँ पर बता दिया है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मैथ का, फिर जीके क्वेश्चन के बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, तब उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 30, ए की क्षमता आ जाएगी 3, बी की क्षमता आ जाएगी 2। हमें क्या निकालना है? ए प्लस बी का समय निकालना है। समय का फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है हमारे पास? 3, दोनों की मिला के क्षमता 5 है। 3 और 2 कितना हुआ? 5। कटिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 6 दिन में काम जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पेपर में भी क्वेश्चन करने हैं। फटाफट से आपके क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और हमसे क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं मैथ का, क्योंकि वो अच्छा है। कहता है कि चौथा समानुपाती निकालना है, यानी कि चतुर्थ फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। और फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने आपको जो था वो बताया था कि क्या होता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है दूसरा नंबर गुणा में तीसरा नंबर बटे में पहला नंबर। तो 11 इंटू में 14 बटे में पहला नंबर कितना है? 7। तो 7 दूनी 14, 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। तो जो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन आएगा, यानी कि चौथा समानुपाती जो आएगा वो 22 हो जाएगा। तो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, बेसिक तरीके आपको पता होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे जीके पोर्शन की ओर। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, जो भी एग्ज़ाम को इसको वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है, सीरीज़ पसंद आ रही है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर जीके के। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार यहाँ पर पूछा गया है कि हॉर्नबिल त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड राज्य में जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा है? तो सौरव गांगुली की आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है सौरव गांगुली की। तो कौन सी है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, अ सेंचुरी इज नॉन इनफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है वो सौरव गांगुली की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था? विच ऑफ द Which among the following was replaced by Lord Mountbatten as the Viceroy in 1947? तो किसे बनाया गया था 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की जगह? तो ये था लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन नंबर आपके पास डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है? तो कुणबी नृत्य जो है, कुणबी नृत्य की बात हो रही है, तो किस भारतीय राज्य से? ये गोवा राज्य से। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंबई की झुग्गियों में रहने वाले 14 वर्षीय युवा क्रिकेट खेलने वाले के बारे में अरविंद अडिगा की 2011 की किताब की बताइए। किताब बतानी है आपको, किताब का नाम बताना है। मुंबई की जो झुग्गियां हैं में रहने वाले 14 वर्षीय युवा हैं क्रिकेट खेलने वाले के बारे में अरविंद अडगिया की 2017 की किताब कौन सी है? तो कौन सी है? वो है आपके पास सिलेक्शन डे, वो किताब है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कौन सी है? सिलेक्शन डे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता? तो किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता? निस्पंदन में, जिसे हम क्या कहते हैं हमारे पास फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमारे पास? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया जाता निस्पंदन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उस वर्ष में भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आया। भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन में के शासन में आया, क्या आया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1858। ठीक है, पता नहीं, अजीब सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, नीचे दिए गए विकल्पों से उस जीव को चुने जिसमें 3 कक्षीय हृदय होता है, यानी कि 3 चैम्बर हार्ट होता है। किसका होता है 3 चैम्बर हार्ट? जैसे मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं, इसी तरह था किसमें जो है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, गिरगिट में। गिरगिट में जो है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है। गिरगिट में 3 चैम्बर हार्ट होता है। कबूतर की बात करेंगे, पिजन की बात करेंगे तो उसमें भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। फिश की बात करते हैं तो उसमें 2 चैम्बर होता है। ठीक है, फिश में कितना होता है? 2 चैम्बर होता है। गिरगिट में 3 चैम्बर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? विच अमंग द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन? कौन सा आंकड़ा है जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 49। ऑप्शन नंबर
आपके पास जो है वो डी आंसर हो जाएगा। अगला है मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो मुगल बादशाह बाबर का जो वास्तविक नाम था वही थी हमारे पास, वो था जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद था इसका बाबर का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन है आपके पास, उस प्रकार की ऋतु की पहचान कीजिए जो भारत की 4 ऋतुओं का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो भारत की जो 4 ऋतुएं हैं उनमें से कौन सा भाग नहीं है? वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम जो है वो भारत की 4 ऋतुओं का भाग नहीं है। और कौन कौन सी हैं? एक तो विंटर सीजन होता है, ठंड का मौसम जिसे हम बोलते हैं, समर सीजन होता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है, और रिट्रीटिंग यानी कि लौटता हुआ मानसून होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी को निर्णायक तौर पर भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी सही। एक पार्टी एक ही राज्य के से 4 सीटें जीत रही है और लोकसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से 6% वैध वोट हासिल कर रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि ब्रॉड गेज में रेल के बीच की दूरी डैश मीटर होती है। तो ब्रॉड गेज जो होता है उसमें रेल जो पटरियां होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.676 मीटर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। राजकोषीय घाटे का अर्थ है, राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है? तो राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च 2022 में राष्ट्रपति भवन में 2022 के लिए कितने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किए थे? अच्छा क्वेश्चन है। मार्च 2022 में राष्ट्रपति भवन में 2022 के लिए कितने पद्म भूषण दिए, पद्म भूषण और पद्मश्री दिए थे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 तो दिए पद्म भूषण, 17 दिए पद्म भूषण और पद्मश्री की बात करें तो 107। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में माइक्रो क्रेडिट योजना स्ट्रीट वेंड्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि शुरू की गई थी? पीएम स्वनिधि योजना जो थी वो शुरू की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 2020 में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 20 कार्बन परमाणुओं से बने किस अंश तृप्त स्निग्ध हाइड्रोकार्बन का उपयोग और ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियों या पैराफिन मोम बनाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इकोसोन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का मेजबान था? आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का मेजबान कौन था? तो ये तो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यूएई और ओमान था। अगला, अशोक और ब्राह्मी लिपियों के शिलालेखों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स वर डेसिफर्ड बाय, यानी कि इन लिपियों का जो था उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था जेम्स प्रिंसप के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन नई दिल्ली में 25 मार्च 2023 को दिए गए संसद रत्न पुरस्कार के 13वें संस्करण के विजेताओं में से हैं? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो नई दिल्ली में 25 मार्च 2023 को दिए गए संसद रत्न पुरस्कार के 13वें संस्करण के विजेताओं में से एक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे, यानी कि आपके पास विद्युत बरन महतो, कुलदीप राय शर्मा, हिना विजय कुमार गावती, ये तीनों के तीनों जो हैं वो 13वें संस्करण जो हुआ था 13वें नंबर का के विजेताओं में से हैं, जिनको संसद रत्न पुरस्कार दिया गया था 25 मार्च 2023 को। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के यानी कि न्याय सीरीज़ के मिनी मॉक टेस्ट 2 के 20 जीके क्वेश्चंस, और आपके पास 9 से 10 जो थे वो मैथ के क्वेश्चंस थे, मैंने गिने नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखेंगे ये मिनी मॉक टेस्ट है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने इसको जो है वो रखा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो, सीरीज़ पसंद आई हो तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते रहेंगे इसी तरह के और मिनी मॉक टेस्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।